मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क भी कहते हैं, इसको इस तरह डिफाइन करते हैं किसी फोर्स का गर्दिशी असर। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी के एक सिरे पर परपेंडिकुलर अप्लाई होती है तो वो उस जिस्म को एक पॉइंट के गिर्द घुमाना शुरू कर देती है। इस तरह किसी फोर्स का किसी जिस्म में रोटेशन पैदा करना टॉर्क कहलाता है। जैसे अगर इस व्हील पर मैं एक फोर्स अप्लाई करूं तो वो इसको इसके एक्सिस के गिर्द घुमाना शुरू कर देती है। तो इस तरह इस व्हील का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना इसमें पैदाशुदा टॉर्क को ज़ाहिर करता है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टॉर्क को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करने वाली फोर्स को टॉर्क कहते हैं। तो रोजमर्रा की चंद मिसालों से देखते हैं जिनमें टॉर्क पैदा होता है। जब किसी दरवाजे को हैंडल से पकड़कर खोला जाता है या बंद किया जाता है तो दरवाजे के पलड़े में टॉर्क पैदा होता है। इसी तरह एक पानी की टूटी की टी को जब घुमाया जाता है तो उस टी में टॉर्क पैदा होता है। किसी लट्टू को जब घुमाकर जमीन पर छोड़ा जाता है तो ये अपनी सुई के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। तो इस तरह लट्टू में टॉर्क पैदा होता है। इसी तरह कार के स्टीयरिंग को जब इसके एक्सिस के इर्द गिर्द 2 और 4 मोशन दी जाती है तो इसमें टॉर्क पैदा होता है। इसी तरह छत वाले पंखे में भी टॉर्क पैदा होता है। और जब किसी रेंच से नट को खोला जाता है या कसा जाता है तो उसमें भी टॉर्क पैदा होता है। जब दरवाजे के हैंडल को नीचे घुमाया जाता है तो इसमें भी टॉर्क पैदा होता है। जब स्पिनर पर फोर्स लगाएंगे तो स्पिनर नीचे की तरफ गर्दिश करके आएगा। वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। जब हम इस जगह फोर्स लगाते हैं तो नट अपने मरकजी पॉइंट के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। ये पॉइंट पाइवट कहलाता है। जब भी किसी जिस्म में टॉर्क पैदा होता है तो वो पाइवट के गिर्द घूमता है। इस पाइवट से गुजरने वाली सीधी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियानी फासले को मोमेंट आर्म कहते हैं। किसी जिस्म में पैदाशुदा टॉर्क का दारोमदार किन अवामिल पर है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। एक पहला स्पिनर है, उस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो इसमें थोड़ी सी गर्दिश पैदा होती है। इसी तरह दूसरा स्पिनर है, उस पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो उसमें ज़्यादा गर्दिश पैदा होती है। जब फोर्स थोड़ी लगाई गई है तो गर्दिश भी थोड़ी पैदा हुई है। फोर्स ज़्यादा लगाई है तो गर्दिश भी ज़्यादा पैदा हुई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस जिस्म में पैदाशुदा गर्दिश इस जिस्म में पैदाशुदा रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फोर्स ज़्यादा लगाई जाए तो गर्दिश ज़्यादा पैदा होती है, फोर्स कम लगाई जाए तो गर्दिश कम पैदा होती है। तो इस जिस्म में पैदाशुदा गर्दिश इस जिस्म में पैदाशुदा इस रोटेशन को मैं टॉर्क का नाम दूंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब इसी तजर्बे को एक नए अंदाज से करते हैं कि एक स्पिनर का आखिरी हिस्सा काट देते हैं और एक स्पिनर को उसी तरह ही रहने देते हैं। पहले स्पिनर पर जब फोर्स लगाई जाती है तो उसमें थोड़ी सी रोटेशन पैदा होती है। उतनी ही फोर्स जब दोबारा दूसरे स्पिनर पर लगाई जाती है तो उसमें ज़्यादा रोटेशन पैदा होती है। पहले स्पिनर में वही फोर्स कम रोटेशन पैदा कर रही है, दूसरे स्पिनर में उतनी ही फोर्स ज़्यादा रोटेशन पैदा कर रही है। तो यहाँ फ़र्क मूवमेंट आर्म का है। पहले स्पिनर के लिए मूवमेंट आर्म कम है क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के करीब करीब है, जबकि दूसरे का मूवमेंट आर्म ज़्यादा है। उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन एक दूसरे से काफ़ी दूर है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी जिस्म में पैदाशुदा गर्दिश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूवमेंट आर्म के। अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा रखी जाए तो गर्दिश आसानी से पैदा होती है, अगर मूवमेंट आर्म कम रखा जाए तो गर्दिश मुश्किल से पैदा होती है। तो इस पैदाशुदा गर्दिश इसमें पैदाशुदा इस रोटेशन को टॉर्क का नाम दिया गया है।
तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट आर्म के। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म के। इसको सॉल्व किया जाए तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह बराबर और कांस्टेंट आएगा। बाउंड्री कंडीशन इस तरह की अगर ली जाए कि कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, टा बराबर है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म के। ये टॉर्क का फार्मूला है। यहाँ फोर्स और मूवमेंट आर्म के यूनिट लगाने से टॉर्क का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। न्यूटन की अगर यहाँ वैल्यूज़ लगाई जाएं तो वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ मीटर को मिलाया जाए तो इस तरह एक नया यूनिट हासिल होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी टॉर्क का यूनिट है। यहाँ किलोग्राम मास को ज़ाहिर कर रहा है, मीटर लेंथ को ज़ाहिर कर रहा है और सेकंड टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो इस तरह टॉर्क की डिमेंशन बनेगी ml² पर t²। जब भी किसी जिस्म में टॉर्क पैदा होता है तो वो जिस्म एक एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू कर देता है। जिस सिमत को वो जिस्म घूम रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम अपने राइट हैंड की उंगलियां रखें तो जिधर हमारा अंगूठा होगा उधर टॉर्क की सिमत होगी। इस तरह टॉर्क की सिमत मालूम करने को राइट हैंड रूल कहा जाता है। तो इस तरह टॉर्क एक वेक्टर मिकदार है। टॉर्क की पहली किस्म है क्लॉक वाइज टॉर्क। घड़ी की सुइयों की सिमत में हरकत करते हुए जिस्म में जो टॉर्क पैदा होता है उसे क्लॉक वाइज टॉर्क कहा जाता है। जैसे इस रेंज पर अगर ऊपर से नीचे की जानिब फोर्स लगाई जाए तो इसकी हरकत बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह घड़ी की सुइयों की हरकत होती है। तो इसमें पैदाशुदा टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क कहा जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क भी कहा जाता है। जब भी किसी स्क्रू पर क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई होता है तो वो स्क्रू टाइट हो जाता है, कस जाता है। टॉर्क की दूसरी किस्म है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में हरकत करते हुए जिस्म में जो टॉर्क पैदा होगा उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहा जाएगा। जैसे ये एक रेंच है, इस पर ऊपर से नीचे की जानिब फोर्स लगाई जाए तो इसकी जो हरकत होगी वो बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह घड़ी की सुइयों की। तो इसकी हरकत घड़ी की सुइयों की उल्ट सिमत में होगी। तो इस तरह इसमें जो टॉर्क पैदा होगा उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहा जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव टॉर्क भी कहते हैं। जब भी किसी स्क्रू पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो वो स्क्रू लूज हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है।